उद्देश्य क्या है, इसके पीछे का रीजनिंग क्या है या फिर इसके पीछे का तर्क क्या है जो आपके सिलेबस में ये रखा गया है, और किस तरीके से चीज़ों को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले, और पार्टिकुलरली मेंस के पर्सपेक्टिव से जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे, तो जब किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाता है तो उसका अप्रोच बिल्कुल ही अलग हो जाता है उस अप्रोच से जिस अप्रोच से हम लोगों ने प्रीलिम्स की पढ़ाई की होती है। तो देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट वैसे तो आपके प्रीलिम्स में नहीं रखा गया है, लेकिन एक आध बार ऐसा हुआ है, ऐसी घटना हुई है कि क्वेश्चंस प्रीलिम्स में डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड पूछा गया है। तो आपदा प्रबंधन को मान के तो चलना है कि मेंस पे है, लेकिन ये भी आप अपने मन में बिठा के चलिए कि यहाँ से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन एक आध बार ऐसी घटना हुई है, एक आध बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे किसी अथॉरिटी को लेकर, उसके संरचना को लेकर पूछ लिया जाए क्वेश्चन, या फिर उसके फंक्शनैलिटी को लेकर क्वेश्चन पूछ दिया जाए। 4 विकल्प हों, उनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना होगा। तो आपदा प्रबंधन आपके सिलेबस का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन छोटा होने का मतलब ये नहीं है कि इसका महत्व नहीं है, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कई कारणों से है। वे सभी कारण एक एक करके हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं यहाँ पर, ज़रूरत पड़ेगी तो। और किस तरीके से इनके प्रश्नों को डील करना होता है, ये पूरी तरह से अलग तरीके से डील करने चाहिए। जैसा कि आप भूगोल के प्रश्नों को डील करते हैं या भूगोल के प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं, तो हो सकता है कि टॉपिक वही दिखाई दे आपको, लेकिन उनका उत्तर लिखने का जो अप्रोच होगा वो अप्रोच बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग होना चाहिए, या कम से कम इतना भिन्न होना चाहिए कि पढ़ने वाले व्यक्ति के दिमाग में प्रथम दृष्टया, पहली नज़र में ही यह इम्प्रेशन जाए कि आप किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, भूगोल के बारे में बात कर रहे हैं, समाज के बारे में बात कर रहे हैं, इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर आप डिजास्टर के बारे में बात कर रहे हैं। कम से कम उस तरह के शब्दों का चयन हमारे पास होना चाहिए। तो पहले इसके स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट है या आपदा प्रबंधन है, तो देखते हैं सिलेबस में है कहाँ ये, जो आपका पाठ्यक्रम है सिलेबस में ये कहाँ लाई करता है। तो अगर हम लोग इस तरीके से अपने सिलेबस को क्लासिफाई करें कि जिसमें जीएस पेपर 1 ऐसे को अगर छोड़ देते हैं, तो जीएस का पेपर 1, जीएस का पेपर 2, जीएस का पेपर 3 और जीएस का पेपर 4, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4। मान लीजिए 4 पेपर हैं हमारे पास, ऐसे अलग है, ऑप्शनल अलग है, उसकी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर। एक है आपका ऐसे, एक है आपका ऑप्शनल, एक है आपका लैंग्वेज, वो सब अलग मामला हो गया, उससे हम लोगों को कोई सरोकार नहीं है। अगर जीएस के ऊपर हम लोग फोकस करें तो जीएस में जो पहला पेपर है, इसमें आपको पता ही है कि ज्योग्राफी है, मोटे तौर पर मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, हिस्ट्री है, सोसाइटी है। सेकेंड पेपर में मुख्य रूप से पॉलिटी है, गवर्नेंस है, आईआर या इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो हिस्सा है वह सेकेंड पेपर में पढ़ना होता है। फोर्थ पेपर में आपको पढ़ना है एथिक्स, नीतिशास्त्र। और थर्ड पेपर में जो चीज़ें पढ़नी है, जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उस थर्ड पेपर में उन चीज़ों में एक चीज़ डिजास्टर मैनेजमेंट भी रखा गया है, आपदा प्रबंधन भी रखा गया है थर्ड पेपर। तो थर्ड पेपर में क्यों रखा गया है, या थर्ड पेपर के कंपोनेंट्स और क्या क्या हैं, संरचना इसकी क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। मतलब केवल पढ़ना ज़रूरी नहीं है कि इसमें साइंस है, इसमें इकोनॉमी है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें डिजास्टर है, ये केवल ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है कि थर्ड पेपर में क्यों रखा गया। और जब हम आंसर लिखते हैं, इसको आंसर लिखते हैं, तो थर्ड पेपर के होने का कोई असर पड़ता है क्या, या पढ़ना चाहिए क्या। पढ़ता है और पढ़ना चाहिए, दोनों में अंतर होता है। तो देखिए, पहले हम आते हैं जीएस के थर्ड पेपर में। जीएस थर्ड पेपर में आपके पास दिया होगा इकोनॉमी, आपके पास होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
आपके पास इन्वायरमेंट और भी होगा इसमें बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, फिर इसमें इंटरनल सिक्योरिटी भी है और डिजास्टर मैनेजमेंट भी है। और इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा। तो इस अप्रोच को बिना समझे हम लोग डिजास्टर की शुरुआत नहीं कर सकते। पढ़ना है केवल इसका एक हिस्सा, मतलब हमारे हिस्से में यही एक हिस्सा है फिलहाल, वह है डिजास्टर मैनेजमेंट। क्लास 6, क्लास 10, क्लास जितनी भी क्लासेज होगी, हम लोगों का फोकस रहेगा इसी डिजास्टर मैनेजमेंट पे, आपदा प्रबंधन पे। अब देखिए, पहले आपदा प्रबंधन सभी सामान्य विद्यार्थियों को नहीं पढ़ना था, या मतलब जनरली इसको सिलेबस के इस हिस्से में नहीं रखा गया। लेकिन आपको पता है कि पिछले एक आध दशक में सिलेबस में परिवर्तन किया गया, और उस जब सिलेबस में परिवर्तन किया गया तो एक नया सिलेबस और नया फॉर्मेट एग्ज़ाम का जब डिज़ाइन किया गया, तो उस डिज़ाइंड फॉर्मेट में डिजास्टर मैनेजमेंट रखा गया है। अब यह डिजास्टर मैनेजमेंट केवल भूगोल के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ना होता है। पहले डिजास्टर मैनेजमेंट कौन पढ़ता था? ज़्यादातर वे स्टूडेंट पढ़ते थे जिनका भूगोल वैकल्पिक विषय होता था। अब डिजास्टर मैनेजमेंट किसको पढ़ना है? हर एक व्यक्ति जिसको मेंस देना है, हर एक व्यक्ति जिसको यूपीएससी में अपीयर होना है। इस अप्रोच को समझिए। पहले एक सब्जेक्ट वाले से अपेक्षा की जाती थी कि वह डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाई लिखाई करके आए थे। हर उस अभ्यर्थी से यह उम्मीद की जाती है, आशा की जाती है कि वह आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ के आएगा, जिसने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देने के बारे में सोचा भी होगा उससे। डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन को थर्ड पेपर में रखा गया है इकोनॉमी के साथ, साइंस टेक्नोलॉजी के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, इंटरनल सिक्योरिटी के साथ। अब जब हम आंसर करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रश्नों का, तो कई बार मैंने देखा है कि जो अप्रोच होता है, आंसर लिखने का तरीका होता है, का लगभग वही होता है जैसे हम भूगोल विषय का उत्तर लिख रहे हैं। तो अपने जहन में आप बिठा लीजिए कि मतलब मैं थोड़ा सा बहुत हल्के तरीके से कह रहा हूँ, लेकिन बहुत गंभीर बात है। डिजास्टर मैनेजमेंट भूगोल का हिस्सा नहीं है। भूगोल को समझने की भूल की जाती है। भूगोल की परिघटनाएं पढ़नी है इसमें, भौगोलिक घटनाएं पढ़नी है इसमें। भूगोल नहीं है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट साइंस है, डिजास्टर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है। डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मिला जुला के लिखना होता है। क्योंकि डिजास्टर क्या है, अभी थोड़ी देर में देखेंगे तो पता चलेगा। डिजास्टर अपने आप में बहुत आयामी संकल्पना होती है, एक आयामी नहीं होती है, यूनिडायमेंशनल नहीं होती है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है डिजास्टर। तो जब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच डिजास्टर का है, तो इसके उत्तर लिखते समय भी हमें यही बात ध्यान में रखना चाहिए कि आंसर में भी हमारे मल्टी डायमेंशंस आने चाहिए। एक साधारण सी बात हम लोग करते हैं कि आज का जो दौर है, वर्तमान समय में मैं आपसे अगर अनायास एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि आज के डेट में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आदमी कौन है, मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ से भी यह क्लास देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपका उत्तर फटाक से होगा अंबानी और अडानी, बिना कुछ सोचे समझे रखते का उत्तर होगा। आप वो व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे समाज से आते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो भावी प्रशासक हैं। जब आपके जहन में ये उत्तर है कि भारत का सबसे बड़ा व्यक्ति अडानी या अंबानी है, इसका मतलब कि आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में और चेतन में कहीं ना कहीं ये पड़ा हुआ है कि आर्थिक शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होनी चाहिए। सबसे अधिक शक्तिशाली अगर अमेरिका है या अमेरिका को माना जाता है, तो इसके पीछे निस्संदेह एक कारण है कि उसकी इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि ना तो वह दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देश है, ना तो दुनिया की सबसे अधिक पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है,
ना तो वहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग रहते हैं, मतलब शरीर से, ऐसा तो है नहीं। इस मामले में तो भारत कहीं उससे आगे निकल जाएगा, खा पी के यहाँ मुस्तंडे पड़े रहते हैं। तो अमेरिका के शक्तिशाली होने का एकमात्र वजह यही है कि उसकी इकोनॉमिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिक पावर दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसी तरीके से हर व्यक्ति, हर देश, हर राज्य के अंदर एक मंशा रहती है कि हम सबसे बड़े बनकर उभरते हैं, और बड़ा होने का पैमाना क्या हो गया? इकोनॉमी हो गया। तो जब हम इकोनॉमी को लेकर आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी के लिए हम कोई काम करते हैं, तो आपने अक्सर ये सुना होगा, विकास बनाम वर्सेस पर्यावरण। कई बार यूपीएससी ने इस पर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न भी पूछा हुआ है कि विकास वर्सेस पर्यावरण की दुविधा को कैसे निपटाया जाए। क्या विकास पर्यावरण के अनुकूल होता है, या विकास से पर्यावरण को हानि होती है? क्या विकास को पर्यावरण की शर्त पर ही हासिल किया जा सकता है? इस तरीके से, मतलब शब्द बदल के इसी भाव के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने जरूर इस प्रश्न को देखा होगा, इस प्रश्न से आप रूबरू हुए होंगे। तो जब हम विकास की बात करते हैं, तो वास्तविक रूप से यह जो विकास है, यह आर्थिक विकास की हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं। और जब हम आर्थिक विकास की बातचीत कर रहे हैं, तो उसके साथ पर्यावरण कहीं ना कहीं हाशिए पर आ जाता है। भाई आर्थिक विकास में क्या है, आज के डेट में अगर वर्तमान परिवेश में देखें हम लोग, तो आर्थिक विकास का मतलब ही क्या है? ढेर सारा रुपया पैसा, और उस ढेर सारे रुपए पैसे के लिए, या ढेर सारे रुपए पैसे से सड़कों का निर्माण, पुल का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, हॉस्पिटल का निर्माण, स्कूल का निर्माण, बड़े बड़े पुलिस स्टेशन का निर्माण, सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, मतलब एक नया पार्लियामेंट हाउस का निर्माण, यही तो विकास का पैमाना है ना। और इस सभी विकास के पैमाने को हासिल करने के लिए जिनकी गर्दन काटी जाती है, वो होते हैं पर्यावरण। पैंडेमिक के इस एरा में आपने देखा होगा, समझा होगा, जाना होगा कि ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं। कहीं आपने नहीं सुना कि किसी व्यक्ति की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि उसके पास बड़े घर नहीं थे। व्यक्ति की मृत्यु इसलिए हो गई क्योंकि उसके देश में चौड़ी सड़कें नहीं थी। लेकिन ये जरूर सुना होगा आपने कि किसी व्यक्ति की मृत्यु इसलिए हो गई क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन नहीं था, उसकी इम्यूनिटी नहीं थी, उसका इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड था। पॉल्यूशन से हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। पर्यावरण एक अहम हिस्सा है, पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण भाग है, पर्यावरण बहुत क्रूशियल पार्ट है लाइफ का। लेकिन चूंकि यह प्रकृति ने हमें मुफ्त में दिया है, और मुफ्त में दी हुई चीज़ों का सम्मान हम कितना करते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए पर्यावरण के बारे में हमें चिंता होती नहीं। चिंता कब होती है? तो कुछ नुकसान होता है, जब कुछ हमारा स्टेक पे लगा होता है, जब कुछ हमारा रिस्क पे लगा होता है, उस समय पर्यावरण की सुध आती है, पर्यावरण की सुध ही हम लोग लेते हैं। नाम पर्यावरण की लड़ाई है। अब विकास का मतलब है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास तेज ज़्यादा तब हो गया है जब इसमें टेक्नोलॉजी घुस गई है। भाई पहले जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से दिल्ली से आपको अगर न्यूयॉर्क जाना है, दिल्ली से अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के किसी शहर में जाना है, एडिलेड जाना है, पहले तो सोचने में ही सदियां गुजर जाती थी कि जाना, बोट से जाना, यही एक साधन था। फिर हवाई जहाज आया, टेक्नोलॉजी के साथ क्या हुआ, हवाई जहाज आ गया, और हवाई जहाज के साथ ही हमारी यात्रा सुलभ हो गई, सरल हो गई, तीव्र हो गई। भारत में भी आई जाएगी कभी ना कभी। तो ट्रेन के आने के साथ, रेलगाड़ी के आने के साथ, परिवहन के द्रुत साधनों के आने के साथ साथ हमारी जो यात्रा है, वह यात्रा तीव्र से तीव्रतम होती चली गई। तो टेक्नोलॉजी के साथ, नई नई मशीनों के साथ, नए नए आविष्कारों के साथ क्या हुआ? आर्थिक विकास तेज होता चला गया, क्योंकि संसाधनों का दोहन और उसको अपनी सुविधा के अनुरूप मोल्ड करना, फोल्ड करना, बनाना आसान हो गया। और जब ये सारी चीज़ें आसान हो गई, तो आर्थिक विकास को एक दिशा मिली, आर्थिक विकास को एक गति मिली। जिस अमेजन के जंगल को काटना लगभग लगभग नामुमकिन था,
टेक्नोलॉजी की मदद से ही हमने अमेजन को अब लगभग उस कगार पे पहुंचा दिया है कि कुछ ही दशकों में अमेजन खत्म हो जाए अगर यही प्रक्रिया चालू रही थी, जबकि वो धरती का फेफड़ा कहा जाता है। तो इस बात को समझिए, आर्थिक विकास कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता हुआ ही प्रतीत होता है। आर्थिक विकास की ही देन है कि ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन उत्सर्जन दुनिया में बेतरतीब तरीके से बढ़ गया है। टेक्नोलॉजी ने आर्थिक विकास को क्या किया है? ट्रिगर किया है, एक्सेलरेट किया है, त्वरित किया है, तीव्र किया है। अब इनकी वजह से जो स्टेक पर आ गए हैं, जो रिस्क पर आ गए हैं, जो खतरे में आ गए हैं, वह है पर्यावरण और जैव विविधता। भाई जंगल पर्यावरण का सीधा सा यहाँ पे मतलब समझ लीजिए, हालांकि सीधा इतना सीधा पर्यावरण नहीं होता है, लेकिन सीधा सा मतलब समझ लीजिए जंगल। थोड़ा सा विस्तार से समझना चाहें तो जल, जंगल और जमीन। जंगल और जमीन ये तीनों चीजें ही रिस्क पर आ गई। कार्बन निकलने लगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होने लगा, नदियां जिनकी जरूरत थी वो सूखने लगी, जमीन जिसकी जरूरत है उसकी उर्वरता समाप्त होने लगी, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाई जाने लगी उपजाऊ खेतों में। तो ये समस्याएं क्यों आई? क्योंकि आर्थिक विकास बढ़ता चला गया, पर्यावरण का क्षरण होता चला गया, ये हुआ। अब इनकी वजह से कहीं ना कोई समस्या जरूर आती है, और वह समस्या जब आपदा का रूप धारण कर लेती है तो उसका प्रबंधन नितांत आवश्यक हो जाता है। और यह आपदाएं कई बार आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती भी बन जाती है। अब इंटरनल सिक्योरिटी अलग मुद्दा है, एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी अलग मुद्दा है, साइंस टेक्नोलॉजी अलग मुद्दा है, इकोनॉमी अलग मुद्दा है, और वैसे ही डिजास्टर भी एक अलग मुद्दा है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट। अब देखिए, किसी देश में आर्थिक विकास होगा ही होगा, साइंस टेक्नोलॉजी आएगी ही, प्रौद्योगिकी का विकास होगा ही होगा, इन्वायरमेंट को नुकसान होगा ही होगा। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर डिजास्टर आने की संभावना बढ़ेगी। डिजास्टर आने की संभावना बढ़ेगी तो इसके प्रबंधन की आवश्यकता भी बढ़ेगी, और जब प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ेगी तो इसके लिए जन जागरूकता ज़रूरी है, इसके लिए कौशल ज़रूरी है, इसके लिए स्किल ज़रूरी है, और वही स्किल की रिक्वायरमेंट होती है उन व्यक्तियों में जो आईएएस बनने का प्रयास करते हैं, आईएएस बनने की चाहत रखते हैं, आईएएस बनने की ख्वाहिश रखते हैं। बनने की यानी कि प्रशासनिक अधिकारी अगर आपको बनना है तो आपको आपदा का प्रबंधन ज़रूर आना चाहिए। आपदा का प्रबंधन दरअसल एक माइंडसेट होता है, एक अप्रोच होता है, कोई विषय नहीं होता, एक स्किल होता है जिसको सीखा जा सकता है। तो आप चाहें भारत के किसी भी राज्य में, भारत के किसी राज्य के किसी भी ज़िले में जाएं, वह ज़िला मतलब से 85% ये बात मान के चलिए कि हर एक ज़िला किसी न किसी प्रकार की समस्या से प्रभावित तो रहता है। समस्याओं में कुछ समस्याएं विकराल होकर आपदा का रूप ले लेंगी। तो अगर आप आपदा से परिचित नहीं हैं, अगर आप डिजास्टर से परिचित नहीं हैं, अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप हाय तौबा मचाने के अलावा कुछ और कर नहीं सकते। तो आपको क्या करना है कि इन सब चीज़ों के बारे में परिचय कम से कम रखना चाहिए, ताकि वहाँ पर जाकर जब आपके पास अथॉरिटी होगी तो वह अथॉरिटी का प्रयोग करके, वह संसाधन का प्रयोग करके आप उस आपदा को प्रबंधित करें, आपदा का प्रबंधन करें, आपदा का मैनेजमेंट करें, ताकि उससे होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। तो आपदा प्रबंधन लाने का उद्देश्य क्या है? संक्षेप में मिलाकर कि हमारा देश आने वाले समय में अन्य विश्व के अन्य देशों के साथ साथ कई तरह की समस्याओं से जूझने वाला है, जूझ रहा है, और नई नई तरह की चुनौतियां उभर रही हैं, सामने आ रही हैं। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे पास एक माइंडसेट का होना ज़रूरी है, हमारे पास एक अप्रोच का होना ज़रूरी है। वह अप्रोच कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट में दिखाई देता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट हर प्रशासनिक व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाता है। जब आप किसी डिजास्टर का मैनेजमेंट करते हैं, तो डिजास्टर का मतलब मान लीजिए कि कोई खतरनाक स्थिति है, जब उसका आप मैनेजमेंट करते हैं
तो फिर से आपको जो चीज़ें चाहिए, बेसिक जानकारी क्या चाहिए, वहाँ के लोकालिटी के बारे में जानकारी चाहिए। और लोकालिटी का सीधा सा अगर मैं अर्थ दूँ तो वह है जियोग्राफी। वहाँ के भूगोल की जानकारी आपके पास ठीक ठाक मात्रा में होनी चाहिए। जब मैनेजमेंट आप करते हैं, इकोनॉमी चाहिए, रुपया पैसा होगा तभी तो मैनेज करोगे। तो टेक्नोलॉजी चाहिए, अन्य चीज़ें भी चाहिए। तो जब आप किसी डिजास्टर के मैनेजमेंट के बारे में लिखते हैं या डिजास्टर के बारे में लिखते हैं, तो परिचय तो उसका ज्योग्राफी से मिल जाएगा। ज्योग्राफी का सिर्फ इतना सा ही रोल होना चाहिए, इतनी सी भूमिका होनी चाहिए कि उसके परिचय के बारे में आप बताएं। लेकिन जब उसके मैनेजमेंट के बारे में बात आती है, जब उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात आती है, तो आपको इकोनॉमी के पहलू को छूना होगा, आपको टेक्नोलॉजी के पहलू को छूना होगा। दूसरे भी पहलू हैं, वो कौन कौन से पहलू हो सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। है कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट की अप्रोच जो हम लोगों का रहने वाला है, तो इस अप्रोच से आप थोड़े बहुत परिचित हो चुके होंगे, और उसी उम्मीद के साथ हम लोग इस बात पे थोड़ा सा आगे बढ़ें। क्या क्या पढ़ना है? आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा प्रबंधन क्यों है, मतलब कि क्यों हमारे पास रखा गया है? आपदा के प्रकार, ये आपदा प्रबंधन हटाकर आपदा ही रखते रहो। प्रकार, इनका वितरण, इनका प्रभाव, इनका प्रबंधन, ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी। अब प्रबंधन, ये तो प्रबंधन के कई स्तर हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर, जैसे राष्ट्रीय स्तर, स्थानीय स्तर। इन तीनों स्तरों पर प्रबंधन कैसे किया जा रहा है या प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए। क्या हम यहाँ से मदद ले सकते हैं? अगर हम मान लीजिए किसी आपदा का प्रबंधन हमें अपने राष्ट्रीय स्तर पर करना है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों से कुछ मदद मिल सकती है या नहीं मिल सकती, ये भी देखना है। फिर क्या स्थानीय स्तर के जो स्थानीय स्तर की जो विद्वता है, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो जानकारी है, जो तरीके हैं, जो मैकेनिज्म है, उससे कुछ मदद राष्ट्रीय स्तर की आपदाओं को मैनेज करने के लिए ली जा सकती है क्या? कुछ इस तरह की चीज़ें हम लोगों को देखनी। फिर एक बात जो बहुत कम डिस्कस किया जाता है लेकिन बड़ा क्रूशियल है, आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए? मीडिया की भूमिका, आपदा प्रबंधन में एनजीओ की भूमिका क्या होनी चाहिए? आपदा प्रबंधन में सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए? और सीबीडीएम क्या होता है? कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, ये क्या होता है ना? उसके बाद आपदा प्रबंधन में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है? एक की भूमिका, देखिए
इतनी सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ये सब इंडिविजुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या क्या इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? एक पूछा जा सकता है कि आपदा प्रबंधन में तकनीक की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। एक सवाल तो ये बन जाता है कि तकनीक का एक पार्टिकुलर तकनीक पूछ दिया जाए आपसे कि एक छोटा सा 150 शब्दों में लिखने के लिए कि जीआईएस का प्रयोग आपदा प्रबंधन में कैसे किया जा सकता है, टिप्पणी कीजिए या उत्तर लिखिए। आपदा प्रबंधन में एनजीओ की भूमिका कैसे हो सकती है या कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है, नागरिक समाज की भूमिका कैसे, ये सारे एक एक अलग अलग इंडिविजुअल क्वेश्चंस के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो है ही है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे ही करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय, जैसे मान लो आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया गया कि आपदा केवल भारत की नहीं अपितु पूरे विश्व की व्यवस्था बनी हुई है। ऐसे में विश्व के अलग अलग देशों में किए जा रहे प्रयासों से भारत क्या कुछ सीख सकता है ताकि ये अपने आपदा प्रबंधन को और ज़्यादा दुरुस्त या और ज़्यादा प्रभावी या दक्ष बना सके। हो सकता है आपदा प्रबंधन केवल तकनीकों के माध्यम से ही नहीं बल्कि स्थानीय विद्वता के प्रयोगों द्वारा भी बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पार्टिकुलर आपदा के ऊपर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखना, सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी कैसे कैसे इसको किया जा सकता है। तो देखिए आपदा क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपदा क्यों है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। अभी तो हम लोगों ने बात की है कि आपदा प्रबंधन हमारे सिलेबस में क्यों, आपदा क्यों आती है, क्यों होता है, आपदा के प्रकार क्या हैं, एक एक करके इसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ भी हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्द भी आएंगे, उन शब्दों से भी हम लोगों को परिचित होना है। जैसे रिस्क क्या होता है, संवेदनशीलता किसे कहते हैं, हजार्ड किसे कहते हैं, मिटिगेशन क्या होता है, प्रिपेयर्डनेस क्या होता है ना। तो इस तरह की चीज़ें हम लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे तकनीकी शब्दों के प्रयोग के बिना जब हम उत्तर लिखते हैं तो उत्तर हमारा कुछ आधा अधूरा सा प्रतीत होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि डिजास्टर क्या है, आपदा किसे कहते हैं। जो डिजास्टर शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है डेस और एक है एस्टर। कुछ शब्द है मेरे ख्याल से ये डिसआस्टर, इसका मतलब होता है बैड और इसका मतलब होता है स्टार। कह सकते हैं हम लोग खराब तारा, बुरा तारा, बैड स्टार। लोग नहीं कहते कि जैसे किसी का अगर टाइम खराब चल रहा हो, क्या कहते हैं, तुम्हारे स्टार इस समय खराब चल रहे हैं, तुम्हारे सितारे अभी खराब चल रहे हैं, बैड स्टार, गुड स्टार, ये सब सुना होगा आपने। तो इसी से डिराइव करके डिजास्टर शब्द की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। इस डिजास्टर का क्या मतलब होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसको देखिए आप। आपदा का मतलब होता है, आपदा की परिभाषा कई जगह कई तरीके की संस्थाओं ने, कई तरह के ऑर्गेनाइजेशंस ने, कई तरह की एजेंसियों ने देने की कोशिश की है। कुल मिला जुला कर जो डिजास्टर की परिभाषा है या आपदा की परिभाषा है, उसमें कुछ कुछ शब्द महत्वपूर्ण हैं। उन शब्दों को अगर एक साथ पिरो देंगे तो वह परिभाषा हमारी पूरी हो जाती है कि कोई भी मानव जनित या प्राकृतिक दुर्घटना, मानव जनित या प्राकृतिक दुर्घटना जिससे होने वाली क्षति इतनी ज्यादा व्यापक हो, और क्षति कैसी, जिससे होने वाली आर्थिक क्षति, मानवीय क्षति, पर्यावरणीय क्षति, सांस्कृतिक क्षति, सामुदायिक क्षति, किसी प्रकार का नुकसान इतना ज्यादा व्यापक हो, समुदाय जो प्रभावित समुदाय है अपने सारे संसाधनों का उपयोग करके भी उससे निजात ना पा सके।
अगर कोई ऐसी घटना या दुर्घटना होती है, उसी को आपदा कहते हैं। तो आपदा किसे कहते हैं? आपदा कोई भी घटना या दुर्घटना हो सकती है जो मानव निर्मित या प्राकृतिक हो सकती है, जिससे होने वाली क्षति आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, सामुदायिक, मानवीय, वहाँ के मानवीय संसाधन, वहाँ के समुदाय के संपूर्ण संसाधनों की क्षमता से परे हो। यानी कि ऐसी दुर्घटना का प्रभाव इतना ज़्यादा हो कि संपूर्ण संसाधन, स्थानीय संसाधन पूरी तरीके से अगर डिप्लॉय कर दिया जाए, लगा दिया जाए, तो भी उन संसाधनों से वे उस क्षति की भरपाई ना कर सकें, उससे निजात ना पा सकें, और इस क्षति की भरपाई के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए बाहर से युद्ध स्तर पे, मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पर मदद लाए जाने की ज़रूरत पड़े, ऐसी कंडीशन को, ऐसी इंसिडेंट को, ऐसे एक्सीडेंट को आपदा का नाम दिया जाता है। इसी को आपदा कहते हैं। तो आपदा शब्द यही है कि कोई भी मानव जनित या प्राकृतिक दुर्घटना जिससे होने वाली क्षति इतनी व्यापक हो कि प्रभावित समुदाय अपने सारे संसाधनों का प्रयोग करके भी उनसे निपट ना सके, क्षतिपूर्ति ना कर सके, वैसी घटना या दुर्घटना को डिजास्टर कहते हैं। तो क्यों होती है भाई, डिजास्टर क्यों है? तो देखिए, डिजास्टर हम लोग समझे, मतलब ये बड़ा क्रूशियल पार्ट है इस पूरे लेक्चर का, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो इसमें देखिए कि कोई भी आपदा, कहीं पर भी आपदा की कंडीशन क्यों होती है, तो एक स्ट्रक्चर बना के हम लोग देखते हैं। इन्वायरमेंट, और जब मैं इन्वायरमेंट लिख रहा हूँ तो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट तो है ही है, इसमें बायोडाइवर्सिटी भी शामिल है। इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट के साथ साथ आप बायोडाइवर्सिटी को भी शामिल करके चलिएगा, यानी कि पर्यावरण और जैविक विविधता की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक पर्यावरण है जो ठीक से फंक्शन कर रहा है ना, प्रॉपरली, जो ठीक से फंक्शन कर रहा है। अब इसके ठीक से फंक्शन करने में जब कोई व्यवधान उत्पन्न होता है, जब कोई बाधा उत्पन्न होती है, जब कोई डेविएशन उत्पन्न होता है, तो वही अल्टीमेटली लीड करता है डिजास्टर के लिए। जब जब पर्यावरण असंतुलित